नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो अमीन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन की बारी। और एक आधा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता था, कई बार नीट में और जेडब्ल्यू में इसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आसानी से आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ एक आधा एक जैसी होती है। ठीक है, कंसेप्ट समझने की बात है केवल। ठीक है, तो बच्चों सारे के सारे लोग हेडिंग लगाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। ठीक है, और सब लोग पहले से जानते हैं कि किन किन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो, तीन बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं। एक तो है फिजिकल स्टेट, तो मोस्टली ये याद ही रखना होता है कि लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो इन तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट पे, कौन कौन लिक्विड है, कौन कौन गैस है, गैस लिक्विड किस तरह है, ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लगाए फिजिकल स्टेट। अगर बच्चों हम लोअर, है ना, देखिए लोअर प्राइमरी अमीन की बात करें, लोअर प्राइमरी अमीन की बात करें तो बच्चों ये होते हैं गैस। ठीक है, और लोअर प्राइमरी अमीन में कौन कौन से? केवल दो। एक होता है हमारे पास मिथाइल अमीन एंड इथाइल अमीन। मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन का नेचर बच्चों होता है गैस। अगर हम तीन कार्बन के बाद और उससे, ठीक है, यानी द अमीन्स हैविंग 3 और मोर कार्बन, तो 3 और उससे ज्यादा कार्बन के जो अमीन हैं वो होते हैं बच्चों लिक्विड्स। ठीक है, तो ये दोनों एलिफेटिक की बात कर रहे हैं हम, है ना, एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक। तो एलिफेटिक में केवल मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन गैस होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें C3H7NH2 और इसके बाद, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। क्लियर? अब बच्चों अगर हम एरोमेटिक अमीन की बात करें तो एरोमेटिक अमीन में हमारे पास आता है एनिलीन, है ना, एनिलीन। तो अगर हम एनिलीन की बात करें तो बच्चों एनिलीन जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये और ये दोनों गैस होते हैं। उसके बाद जितने भी प्राइमरी अमीन होंगे 3 और उससे ज्यादा वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे, और एनिलीन हमारे पास जो है लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? ठीक, इतना ही ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें, है ना, या कलर की बात करें, ठीक, तो एक देख लेते हैं पहले। अमीन्स इन प्योर स्टेट, अमीन इन प्योर स्टेट आर कलरलेस। ध्यान रखें बच्चों, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन अगर इनको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर किया जाए, इफ स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कलर्ड प्रोडक्ट, है ना। तो मोस्टली प्योर अमीन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करने से ये कलर्ड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो कलर्ड बनाता है बच्चों वो एनिलीन बनाता है। एनिलीन का जो है अगर हम ऑक्सीडेशन करें
यानी एनिलीन को अगर हम जो है लंबे समय तक स्टोर कर रहे हैं तो एनिलीन जो है कलर्ड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस ये लिखना है। क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया। अब अगर हम इनके ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बच्चों इनमें जो है कुछ अमोनिया की स्मेल आती है ना। सारे के सारे अमीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो दे हैव ऑर्डर ऑफ अमोनिया, ऑर्डर ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3, ऑर्डर ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो बस इतना ही आपको पढ़ना है कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कलर किस तरह से होता है और किस तरह से इनके ऑर्डर में फर्क आता है। तो बस ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्युबिलिटी पर हम ज्यादा फोकस करने वाले। क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा दो भाई, तो मिटा देते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अब बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होता है यानी पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। दो टाइप के आपने सॉल्वेंट पढ़े होंगे, एक पोलर सॉल्वेंट जिसमें हम वाटर की बात करेंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। ठीक है, तो जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होगी दो टाइप के सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए अमीन का नेचर क्या है। जो हमारे पास लोअर अमीन है, लोअर प्राइमरी अमीन्स आर सॉल्युबल, या हम इसको लिखेंगे लोअर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ज्यादा अच्छा रहेगा। लोअर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे इथाइल अमीन हो गया, या प्रोपाइल अमीन हो गया, या मिथाइल अमीन हो गया, ये तीनों के तीनों वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं कि RNH2, ठीक है, तो R हमारे पास क्या है, एक तरह का एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और NH2 हमारे पास एक तरह का पोलर ग्रुप है। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, और ये तीनों को तीनों के तीनों जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इस तरह से इधर भी होगा इधर भी होगा। क्लियर हो गया? तो वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसी की वजह से जो हमारे अमीन हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाई अमीन्स आर वाटर सॉल्युबल, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अमीन में एल्काइल ग्रुप है और पोलर है, तो यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन बच्चों ये एल्काइल ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेता। और आप एल्काइल ग्रुप को हम नॉन पोलर ग्रुप भी बोल सकते हैं, और नॉन पोलर ग्रुप को हम बच्चों क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक, इसका मतलब जो अमीन है उसमें जो R का नेचर है वाटर इनसॉल्युबल है, और जो NH2 है वाटर सॉल्युबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि R हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता जबकि NKH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो सीधी सी बात है कि वाटर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी। R जो है एल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है और कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। अब देखिए बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास CH3 CH2 NH2 है ना, और दूसरा हमारे पास है CH3 NH2, और तीसरा हमारे पास है CH3 CH2 CH2 NH2, तीन हमारे पास प्राइमरी अमीन है, तो NH2 सब में कॉमन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में बराबर होगी।
ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए इसमें इन तीनों में जो R का नेचर है वो अलग अलग है। इसमें R सबसे छोटा, इसमें R थोड़ा सा बड़ा, इसमें R सबसे बड़ा। तो एक कंसेप्ट ये आता है, अगर R बढ़ रहा है, इंक्रीज R, ठीक है, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बस ये ध्यान रखना, जैसे जैसे R बढ़ेगा, ठीक है, उसी तरह से जो है सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि R का जो नेचर है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर इनसॉल्युबल नेचर बढ़ रहा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसीलिए मिथाइलअमीन ज्यादा सॉल्युबल होगा, इथाइलअमीन और कम सॉल्युबल होगा, प्रोपाइलअमीन और कम सॉल्युबल होगा। इसी तरह से हम जितने भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, R बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अब अगर हम एनिलीन की बात करें, देखिए अगर हम एनिलीन की बात करें बच्चों, तो एनिलीन जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसकी जो वाटर इनसॉल्युबिलिटी होती है उसका नेचर है, दिस इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में आपको पता है कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और ये पूरी की पूरी तरह हाइड्रोफोबिक नेचर की है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को हेट करती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। तो इस हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से इस NH2 में जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, ठीक है। यानी हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ NH2 को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देता है, इंटरफेयर करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है। इस वजह से एनिलीन जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एनिलीन की वाटर सॉल्युबिलिटी इस बेंजीन रिंग की वजह से है, जिस वजह से प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें अमीन की, तो बच्चों सारे अमीन, ऑल अमीन्स है ना, ऑल अमीन्स, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, सारे के सारे जो है सॉल्युबल होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बस ये ध्यान रखना है। बस वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है होती है उसमें डिफर आ रहा है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सारे अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की, है ना, ये कई बार पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बच्चों हमारे पास है प्राइमरी अमीन, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी अमीन और तीसरा हमारे पास है टर्सरी अमीन। अब आपको पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में किसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए प्राइमरी अमीन का मतलब होता है ये हिस्सा, सेकेंडरी अमीन का मतलब होता है ये, और टर्सरी अमीन का मतलब होता है ये, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 साइड से इसमें वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 2 साइड से तो इधर लगेंगे और N के साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। इसका मतलब प्राइमरी अमीन 3 वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सकता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। जबकि सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इसके पास, अरे यार ये तो ज्यादा हो गया ना, हाँ ये वाला सेकेंडरी अमीन एक ही H है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल 2 ही साइड से बन पाएगी, इस तरह से। और अगर टर्सरी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल एक ही साइड से बन पाएगी, ठीक है। यानी बोलने का मतलब है कि यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है
जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो किसके करस्पॉन्डेंट होती है? एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, यानी कितने मात्रा में एच बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइमरी अमीन में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे, सेकेंडरी अमीन में 2 मॉलिक्यूल और टर्सरी अमीन में केवल 1 मॉलिक्यूल वाटर ऐड हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है ज्यादा? प्राइमरी अमीन में, थोड़ी सी कम सेकेंडरी अमीन में और सबसे कम टर्सरी अमीन में। इसीलिए बच्चों प्राइमरी अमीन की वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी सी कम सेकेंडरी अमीन की और सबसे कम किसकी होगी? टर्सरी अमीन की। और रीजन क्या है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कितने मॉलिक्यूल वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। और कंसेप्ट क्या है? जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट देखना आपको। ठीक है भाई, चलो अब अगर आपको यह बोला जाए कि एक आपके पास अमीन है और एक हमारे पास अल्कोहल है और एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है ना, इन तीनों में सॉल्युबिलिटी का क्या डिफरेंस है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों अल्कोहल को हम लिखते हैं ROH, अमीन को हम लिखते हैं RNH2 और हाइड्रोकार्बन को हम लिखते हैं RH। ठीक है, अब देखिए ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन ये क्या है? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होते हैं तो ये कभी भी वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, तो हाइड्रोकार्बन की वाटर सॉल्युबिलिटी इन दोनों से सबसे कम होगी। क्लियर हो गया पहला कंसेप्ट। अब अगर ये दोनों पोलर हैं तो इन दोनों में वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो बच्चों डिपेंड करेगा कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। यहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होगी, तो अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल देन अमीन। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर अमीन और फिर हाइड्रोकार्बन। ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। ये तो कहानी थी सॉल्युबिलिटी की। तो बच्चों जब भी सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो जरूर और जरूर आएगा, है ना। चलो अब हमारे पास तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टीज है, कौन सी भाई? बॉइलिंग पॉइंट। जैसा मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड लेस अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हुआ ना। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल जितना पास पास आएंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उनको सेपरेट करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और जितना मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उनको सेपरेट करने का, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सीधी सी बात है। क्लियर? आप देखो, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है दो मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। ये तो हुआ ना। ठीक है, अब देखो भाई, है ना, अगर मैं पहले प्राइमरी अमीन की बात करूं, पहले प्राइमरी अमीन की बात करते हैं, तो देख लेते हैं। अगर बात करते हैं RNH2, ठीक है, दूसरा RCH2NH2 और तीसरा RCH2NNH2।
ठीक है बच्चों, तो जितने भी प्राइमरी अमीन हैं वो इस तरह से दूसरे अमीन मॉलिक्यूल के साथ इकट्ठा होते हैं। देखिए इसका H तो दूसरे का N, अगेन इसका H तो अगेन नीचे से दूसरे का N, है ना। मैं बना ही लेता हूं, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये RNHNH, ठीक है, इधर H है तो दूसरी साइड क्या रहेगा, N रहेगा। इधर H है तो दूसरी साइड क्या रहेगा, N रहेगा। और इधर N है तो दूसरी साइड क्या रहेगा, अगेन H रहेगा। तो उल्टा करना है ना, N होगा तो H होगा, H होगा तो N होगा, तो अगेन NHR, इस तरह से। तो बच्चों एक जो प्राइमरी अमीन है वो 3 दूसरे अमीन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये तो हुआ ना, एक अमीन 3 दूसरे अमीन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, प्राइमरी की अगर बात करें। ठीक है, इसी तरह ये भी बनाएगा और इसी तरह ये भी बनाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो तो जितने भी प्राइमरी अमीन है सब में जो है 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइंड होने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी सेम करेगा, ये भी सेम करेगा, ये भी सेम करेगा। लेकिन बच्चों इन अमीन में डिफरेंस क्या रहा है, इन अमीन में डिफरेंस आ रहा है आर का। ठीक है, यानी जब आर बढ़ेगा, इंक्रीज एल्काइल ग्रुप और इंक्रीज आर, इंक्रीज मोलर मास, और जब बच्चों मोलर मास बढ़ता है तो साथ में मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर? ये तो ये अमीन कम बॉइलिंग पॉइंट, ये अमीन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और ये अमीन और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब जो है आर आप बढ़ाते जाओगे तो मोलर मास बढ़ेगा, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब दूसरा कंसेप्ट है कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन हो तो, अब देखो यहां पर प्राइमरी, यहां पर रखा सेकेंडरी, और इधर हमने रख लिया टर्सरी। तो प्राइमरी अमीन कॉन्सेप्ट आर, तो देखो एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो 3 अमीन मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड होंगे। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें तो केवल और केवल कितने अमीन आ सकते हैं? 2। और अगर टर्सरी अमीन की बात करें बच्चों तो कितने अमीन आ सकते हैं? केवल और ना, टर्सरी अमीन में तो एक भी नहीं आएगा ना, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं। यहां हाइड्रोजन है तो अगली साइड N होगा, और यहां N है तो अगली साइड क्या होगा? H होगा। तो देखो ये सेकेंडरी अमीन, अगली बार भी सेकेंडरी अमीन, और इधर भी सेकेंडरी अमीन। तो यानी एक सेकेंडरी अमीन 2 दूसरे सेकेंडरी अमीन के साथ जुड़ सकता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमीन जो है 3 प्राइमरी अमीन के साथ जुड़ सकता है। इस तरह से देखिए, ये देखो, तो एक प्राइमरी अमीन है तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल। जबकि सेकेंडरी अमीन के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। लेकिन बच्चों टर्सरी अमीन जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। कई बार पूछा भी जाता है ना, कि ये
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगी कि जब हाइड्रोजन होगा, उसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो बच्चों अब सीधा कंसेप्ट ये है कि देखिए, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो इसके साथ 3 मॉलिक्यूल है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल है तो कम बॉइलिंग पॉइंट, इसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। अगर तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखा जाए तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद बच्चों टर्सरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो कई बार आपको दिया होगा कि ये अमीन, वो अमीन और तीसरा अमीन, तो आपको उनके बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट सीखना है, तो आपको प्राइमरी को ज्यादा, सेकेंडरी को थोड़ा सा कम और टर्सरी को सबसे कम रखना है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। समझ में बात आ गई? ठीक है। अब अगर एक कंपैरिजन हम ऐसा करें कि अल्कोहल और अमीन है ना, अगेन एक NH2 अमीन और एक अल्कोहल, ठीक है, और चलो एक हाइड्रोकार्बन भी हमने ले लिया। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट पे अगर हम देखें तो ये तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो बच्चों कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे? हाइड्रोकार्बन के होंगे। लेकिन अगर हम अमीन और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल ज्यादा पोलर है, मोर पोलर, और ये अल्कोहल से कम पोलर है। रीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ज्यादा पोलर है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी अल्कोहल में और अमीन में थोड़ी सी कम होगी। इसीलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमीन से ज्यादा होता है, अगर सिमिलर या मिलते जुलते मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो, है ना, समझे मेरी बात? तो इस तरह से अल्कोहल ज्यादा होंगे, अमीन कम होंगे और हाइड्रोकार्बन सबसे कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट के केस में। और सेम कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी पे भी अप्लाई होता है। तो देखिए, अल्कोहल ज्यादा, अमीन कम और हाइड्रोकार्बन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट के केस में। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, वैसे याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वैल्यूज याद करना काफी मुश्किल हो जाता है, फिर भी एक कंपैरिजन आपके लिए मैं दिखा देता हूं, है ना। देखो भाई, तो देखो हमारे पास है, एक है C4H9NH2 ब्यूटाइल अमीन, प्राइमरी अमीन है और इसका मॉलिक्यूलर मास है 73, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है C2H5NH और ये होल ट्वाइस है, ये है सेकेंडरी अमीन और इसका भी मॉलिक्यूलर मास है 73। और तीसरा बच्चों हमारे पास है C2H5NCH3 का होल ट्वाइस, तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास है 73। तो यानी ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये है हमारे पास प्राइमरी अमीन, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमीन और ये वाला है टर्सरी अमीन, ठीक है। तीनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर थोड़ा सा कम सेकेंडरी अमीन और सबसे कम होगा टर्सरी अमीन। समझ में बात आ गई? अब अगर हम वैल्यूज देखें तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है 350.8 केल्विन, देखो, और इसकी वैल्यू है 329.3 केल्विन और इसकी वैल्यू है 310.5 केल्विन, ठीक। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 350, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है 329 और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 310 केल्विन, ठीक है।
तो बस आपको वैल्यू नहीं याद रखनी, केवल कंसेप्ट याद रखना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को बात करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक कंसेप्ट इसमें और है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से आता है। सेकंड चीज, अब देखो एक और, एक हमारे पास है C2H5NH2, दूसरा है C3H8 और तीसरा है C2H5OH। ये अमीन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये एल्कोहल है। ठीक है, अब बच्चों अमीन का मोलर मास है 45, हाइड्रोकार्बन का मोलर मास है 44 और एल्कोहल का मोलर मास है 46। इनके मोलर मास लगभग बराबर है। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो मैंने क्या बोला था, एल्कोहल ज्यादा होना चाहिए, फिर अमीन, फिर हाइड्रोकार्बन। तो सीधी सी बात है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। ठीक है, अमीन का बॉइलिंग पॉइंट 292 केल्विन। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 231 केल्विन। तो साफ साफ दिख रहा है, एल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद अमीन और उसके सबसे कम हाइड्रोकार्बन। तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास हो तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम खत्म करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक नेचर ऑफ अमीन, उस पे ज्यादा डिस्कशन होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।